इंजीनियरिंग इज नॉट मेंट फॉर मी और आई एम नॉट मेंट फॉर इंजीनियरिंग। जो भी करूंगा मैं भिलवाड़ा छोड़ करके मेरा जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप साइंस एज अ फोर्टे लेकर के आगे बढ़ते हैं तो आप एक बिल्कुल अलग दुनिया में एंटर कर जाते हैं। उसको कॉप करने के लिए आपको एआई के साथ में चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। So in this generation and upcoming generation, how much role AI and technology play? इंडिया जैसे कंट्री के अंदर इसका विरोध किया जाता था। कंप्यूटर ने जॉब बढ़ाई है, जॉब कम नहीं करी है। किसी अच्छे फील्ड में अगर आप बुरा परफॉर्म करेंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। How should a student manage self study? देखिए, मैं कभी ये नहीं कहता कि 8 घंटे पूरे के पूरे आपको पढ़ाई में देने चाहिए। 3.5 आवर्स तक आप खुद के लिए निकालें, जो काम आपको अच्छा लगता है वो काम करें। What is the journey of your this position? Hello and welcome back to our new podcast powered by Vedanta School. I am Kanishka Goyal from class 10th and the podcast where we explore the questions that shape futures. And this podcast is dedicated to students, dream makers and decision. Like anyone is standing at the crossroads of what now and what next. So आज के पॉडकास्ट में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस एक्सप्लोर करने वाले हैं जो हर स्टूडेंट को अपने करियर के लिए क्लास 10th में रहते हैं और पेरेंट्स के प्रेशर को, सोसाइटी के प्रेशर को और इवन सेल्फ डाउट को कैसे अवॉइड करें। So and to help us unpack this, we are joined by a very special guest, CA Piyush Parekh sir. Nice to meet you, sir, and thanks for being here. Thank you so much, Kanishka, for inviting me, and thank you so much, Vedant School, for providing this opportunity to me to interact with students. Piyush sir is a fellow member of ICAI and he is a currently director of Study Age. So my first question is, what is the journey of your this position? Kanishka, see, when we talk about journey, this word is a very very heavy word because जब हम जर्नी की बात करते हैं तो इसको काफी पहले से शुरू करना जरूरी होता है। और अगर हम जर्नी की बात करें तो मैं स्टार्ट करता हूँ मेरी 11th-12th क्लास से, जहाँ से हमको कैरियर, जो हमारा करियर होता है उसको हमको दिशा देनी होती है, उसको एक डायरेक्शन हमको प्रोवाइड कराना होता है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें 11th और 12th क्लास के अंदर, मैं खुद एक PCM स्टूडेंट था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स थी मेरे। और आई स्टार्टेड माय स्टूडेंट जर्नी इन प्रोफेशनल फॉर्म इन इंजीनियरिंग स्टडीज। आई वेंट टू एन इंजीनियरिंग कॉलेज। मैंने वहां पर 6 to 7 months प्लस स्पेंड किए। बट जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो एट दैट टाइम आई रियलाइज कि इंजीनियरिंग इज नॉट मेंट फॉर मी और आई एम नॉट मेंट फॉर इंजीनियरिंग। हमारे टाइम पे एक मूवी थी, काफी फेमस थी, मे बी आज के बच्चे भी उसको देखते हो, जानते हो, दैट्स 3 Idiots। तो 3 Idiots में एक कैरेक्टर होता है, उस कैरेक्टर को इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में जाकर के समझ आता है कि ही इज नॉट मेंट फॉर इंजीनियरिंग। बट बाय गॉड्स ग्रेस मेरे को पहले ही साल में समझ आया कि दिस इज नॉट माई फोर्टे। इट वॉज नॉट अबाउट कि मेरे से इंजीनियरिंग हो नहीं रही थी या मेरी ग्रेड्स बुरी थी या समथिंग, बट जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को ऐसा लगता था कि आई शुड नॉट कंटिन्यू दिस प्रोफेशन, दिस स्टडी। देन आई लेफ्ट इट। दैट वाज आल्सो अ बिग स्ट्रगल बिकॉज जब आप एक वेल एस्टेब्लिश्ड पाथ पे चल चुके होते हैं, वहां से वापस लौटना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब मैंने डिसीजन लिया कि मैं इंजीनियरिंग कंटिन्यू नहीं करूंगा और मैं कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर जाऊंगा, तो मेरे जितने भी फैमिली पर्सन्स थे, फ्रेंड्स थे, जितने भी एल्डर्स थे, जितने भी टीचर्स थे, एवरीबॉडी वाज शॉक्ड एंड आई थिंक एट देयर स्टेज दे वर टोटली राइट। बिकॉज आप इंजीनियरिंग छोड़ करके इफ यू आर सेइंग कि मैं सीए करने के लिए जाऊंगा या सीएस करने के लिए जाऊंगा, जो अपने आप में एक टफ फील्ड भी है और अनसर्टेन फील्ड भी है, तो उनके मन में चिंता आना बिल्कुल लॉजिकल है कि बच्चा जो है वो कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए और कहीं अपने करियर पाथ से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए बिल्कुल ही। बट अगेन रेस्ट हिस्ट्री, खुद को बैक किया। धीरे धीरे जब रिजल्ट आए तो जो लोग सपोर्ट में नहीं थे वो सपोर्ट में आए, स्पेशली मेरी फैमिली ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मेरे को। देन आई स्टार्टेड चार्टर्ड अकाउंटेंटशिप, साथ में मैंने सीएस ज्वाइन किया, 1 by 1 दोनों एग्जाम मेरे क्लियर हुए। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वाज हैविंग दिस माइंड मेकअप दैट मैं जो भी करूंगा, मैं भिलवाड़ा छोड़ करके मेरा जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था। और भिलवाड़ा के अंदर जब मैं
एज अ सीए कैरियर सोच रहा था, तो दो ऑप्शन थे मेरे पास में, दोनों साथ में भी परसू हो सकते थे, कि मैं एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट चीजों को कंटिन्यू करूं और साथ में मैं अपना क्योंकि मेरा क्लासेस का या टीचिंग का जो फील्ड है ये मैं सीए बनने के पहले से एक्सप्लोर कर रहा था और मेरे को काफी अच्छा भी लगता था स्टूडेंट से बात करना, डिस्कस करना, किसी भी टॉपिक पे उनको गाइड करना। तो वहां से जर्नी शुरू हुई, वहां से मैंने टीचिंग लाइन ज्वाइन करी, कुछ इंस्टीट्यूट्स के ऊपर मैंने पढ़ाया, क्लासेस ली, कुछ एमबीए यूनिवर्सिटीज वगैरह के अंदर एज ए विजिटिंग फैकल्टी मैंने ज्वाइन किया। देन मैंने काफी सारे एरियाज एक्सप्लोर किए, सीएसीएस के अलावा मैंने आरएएस स्टूडेंट्स को पढ़ाया, कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं उनके पर्सन्स को पढ़ाया, बैंक स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया। देन मैंने क्लैट कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट जो नेशनल लेवल का एक एग्जाम होता है फॉर लॉ एंट्रेंस, उसके अंदर देयर इंस्टीट्यूट कॉल कैरियर लॉन्चर, उसके अंदर मैंने एज ए लॉ फैकल्टी पढ़ाया कुछ साल तक। धीरे धीरे करते करते एक अच्छी टीम बनी, एक अच्छी बॉन्डिंग बनी, एंड देन जो हमारी टीम थी हमने डिसाइड किया कि फाइनली हम अपने ही नाम से अपने ही साथ कुछ चीजों को शुरू करेंगे। देन मैंने और मेरी टीम ने मिलकर के हमने स्टडी एज को स्टार्ट किया एंड देन जर्नी धीरे धीरे हमारी आगे बढ़ी। Yes, nice. थैंक यू सो मच। So, करियर काउंसलिंग 10th के बाद क्यों इम्पोर्टेंट? देखिए, जब हम किसी रास्ते पे चल रहे होते हैं गणेश का, और वहां पर जब तक रोड स्ट्रेट है तब तक हमको डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं है कि हमको लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है कि स्ट्रेट जाना है। लेकिन हमको प्रॉब्लम उस समय फील होती है जब हमारे सामने मल्टीपल रास्ते आ जाते हैं, मल्टीपल वेज आ जाते हैं, और एट दैट टाइम हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमारा सही रास्ता कौन सा है। सिमिलरली 10th तक तो एक सीधे रास्ते पे आप चल रहे हो, हर एक बच्चा, वो चाहे पढ़ाई में अच्छा हो, एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, उसका इंटरेस्ट किसी भी फील्ड में हो, जो भी उनको पढ़ना है वो उनको पढ़ना ही है, उसमें डिसीजन लेने वाला कोई मैटर नहीं आ जाता है। लेकिन 10th के बाद में आपको स्ट्रीम चूज करनी होती है और यहां से आपका कैरियर एक बिल्कुल नई दिशा के अंदर आगे बढ़ जाता है। अगर आप साइंस एज अ फोर्टे लेकर के आगे बढ़ते हैं तो आप एक बिल्कुल अलग दुनिया में एंटर कर जाते हैं। आप कॉमर्स लेकर के आगे बढ़ते हैं तो आप एक बिल्कुल अलग दुनिया में एंटर हो जाते हैं, और सिमिलरली अगर आप ह्यूमैनिटीज लेकर के आगे बढ़ते हैं तो आप एक बिल्कुल अलग दुनिया के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो आपका लाइफ पाथ डिसाइड करने के अंदर 10th के बाद का जो एरिया है वो आपके लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल रहता है। दैट्स वाई 10th के बच्चे को आफ्टर 10th क्या करना है ये डिसीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। Yes. So, how should a student decide science, commerce और arts stream? इस मामले में हाउ शुड दे डिसाइड डिस्कस करने से पहले व्हाट शुड दे नॉट डू, उनको क्या नहीं करना चाहिए, उस पे मैं आता हूं। आज भी हमारे यहाँ पे जो कल्चर है वो कुछ उस तरह का है कि बच्चा जनरली किसी फील्ड को एक्सप्लोर करके या उसका बैकग्राउंड जाने बिना इस बेसिस पे डिसीजन लेता है कि मेरे फैमिली के अंदर मेरे फादर हैं, मदर हैं, बड़े भैया हैं, दीदी हैं, सिस्टर हैं, कजिन्स हैं, उन्होंने ये पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज किया, उस स्ट्रीम पे वो आगे बढ़े, उनको एक अच्छा पैकेज मिला, उनकी लाइफ आज सेटल्ड है, तो आई शुड गो ऑन दैट फील्ड ओनली। या पेरेंट्स भी काफी हद तक बच्चों से इसी तरीके से बात करते हैं कि भाई बेटा देखो तुम्हारे भैया ने ऐसा किया, तुम्हारी दीदी ने ऐसा किया, पड़ोस के भैया ने ऐसा किया, कजिन ने ऐसा किया, तो तुमको भी इसी फील्ड के अंदर जाना चाहिए। फील्ड कोई अच्छा नहीं है, फील्ड कोई बुरा नहीं है, फील्ड को अच्छा और बुरा बनाने वाला पर्सन वो होता है जो उस फील्ड को एक्सप्लोर कर रहा है। तो कभी भी इस बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि मेरी फैमिली के बाकी पर्सन्स ने ये सब कुछ किया है तो मेरे को इसी फील्ड के अंदर आगे जाना चाहिए। अब अगर इस पे आए कि हम कैसे डिसाइड करें कि हमको किधर जाना है, कैसे जाना है, आपको इंटरेस्ट जो है वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपका इंटरेस्ट 10th के अंदर किन सब्जेक्ट्स के अंदर है या किन चीजों को आप बेटर एक्विंट करते हैं, आप बेटर कंफर्टेबल हैं आप उन सब्जेक्ट के साथ में। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर मोर कंफर्टेबल विद साइंस और मैथ्स देन नो डाउट अबाउट दैट यू शुड गो फॉर साइंस मैथमेटिक्स और साइंस बायो। अगर आपको लगता है कि आप स्टेट्स में अच्छे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको कॉमर्शियल नॉलेज बेटर है और आप इसी फील्ड के अंदर आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं तो फिर आप कॉमर्स एज अ स्टडी चूज कर सकते हैं। और अगर आपका
इंटरेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर है, अगर आपका इंटरेस्ट यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के अंदर है, अगर आप पीएचडी में जाना चाहते हैं, आप टीचिंग के अंदर जाना चाहते हैं, तो जनरली ह्यूमैनिटीज को एक बेटर ऑप्शन कंसीडर किया जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप साइंस लेंगे, आप कॉमर्स लेंगे तो आप इन सब फील्ड्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, वो आप कर पाएंगे, लेकिन ज्यादा बेटर कंफर्टेबल अपने को कौन सी स्ट्रीम अपने को कंफर्ट प्रोवाइड कराएगी, अगर हम वो बात करें तो इट्स ह्यूमैनिटीज जो इस पर्टिकुलर फील्ड में आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, कॉमर्स एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको हेल्प करेगा और साइंस आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में हेल्प करेगा। अगर हम बात करें साइंस की या कॉमर्स की, तो ये थोड़े से नीश एरियाज हम बोल सकते हैं। जैसे इफ समबडी इज टेकिंग साइंस मैथमेटिक्स, उसका अल्टीमेट जो ड्रीम होगा वो होगा कि मेरे को एक इंजीनियरिंग करनी है और किसी अच्छे कॉलेज से करनी है, आईआईटी से करनी है, ट्रिपल आईटी से करनी है, एनआईटी से करनी है, या किसी और अच्छे कॉलेज से मेरे को इंजीनियरिंग परस्यू करनी है। अगर आपने साइंस बायो लिया है, आपका एक ड्रीम होगा कि भाई आई हैव टू गो फॉर एमबीबीएस और या फिर जो भी इसी तरह के जैसे आयुष डॉक्टर हो गए या होम्योपैथिक डॉक्टर्स हो गए, इसी फील्ड में आगे बढ़ने का आपका ड्रीम होगा। आप कॉमर्स लेते हैं तो जनरली बच्चे का ड्रीम होता है कि मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरीशिप या फिर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी को परस्यू करना है। ह्यूमैनिटीज में ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रोफेशनल डिग्री नहीं मिलती आपको जो ह्यूमैनिटीज की वजह से आपको मिलती है, लेकिन अगर आप आगे गवर्नमेंट जॉब वगैरह में जाते हैं या अगर आप पब्लिक सेक्टर के अंदर कोई जॉब एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप यूपीएससी वगैरह में जाते हैं, आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में जाते हैं, तो इवन वहां पर इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट, इवन डॉक्टर, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट ऑप्ट करता है जो कि बेसिकली ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट। तो फील्ड बाकी दोनों थोड़े से नीश है और ह्यूमैनिटीज जो है थोड़ा सा जनरल सेक्टर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा गणेश का अगर हम बात करें तो एक और क्राइटेरिया होता है जहां पर लोग से अपना करियर पाथ चूज करते टाइम पे ये भी एक उनका दिमाग में थॉट होता है, हालांकि आई एम नॉट वेरी वेल कंफर्टेबल विद दैट या वेरी वेल एग्री विद दैट कि इफ यू आर वेरी गुड इन स्टडीज देन यू शुड गो फॉर साइंस, if you are above average or average then you should go for commerce, and if you are below average then you should go for humanities. मेट्रोज में या टीयर 1 सिटीज के अंदर ये थॉट धीरे धीरे ब्रेक होता जा रहा है, लेकिन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में या हम जिस तरह के शहर में रहते हैं, जनरली यहाँ पर थॉट आज भी पेरेंट्स का और बच्चों का कुछ कुछ इसी तरीके का है। आई एम नॉट सेइंग कि ईच एंड एवरीबडी इज थिंकिंग लाइक दैट ओनली, बट स्टिल काफी सारे लोग जो हैं वो आज भी इस एक क्राइटेरिया के बेसिस पे चीजों को डिसाइड करते हैं। तो देखिए 10th तक अगर हम देखें, हमारा जो कैरिकुलम है, हमारा जो स्टडी स्ट्रक्चर है, उसमें सभी बच्चों को सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स स्टिल आपको मैथ्स पढ़ना है। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन साइंस स्टिल आपको साइंस पढ़ना है। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन सोशल स्टडीज स्टिल आपको पढ़ना है। आपको आप लैंग्वेज से कंफर्टेबल नहीं हो फिर भी आपको लैंग्वेज एक्सप्लोर करनी है, और आपका जो फाइनल स्कोर बनता है उसमें सभी सब्जेक्ट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। मार्क्स या ये स्कोर आपकी इंटेलिजेंसी को या आपके इंटरेस्ट को कहीं पर भी डिनोट नहीं करते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं, इवन मेरे साथ पढ़ने वाले कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, उसके बाद इतने सालों से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का ओवरऑल स्कोर इतना अच्छा नहीं होता, बट उनका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन बिकॉज उनका ओवरऑल स्कोर अच्छा नहीं है तो उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि यार यू शुड नॉट गो देयर बिकॉज उसमें काफी ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है एंड ऑल। लेकिन जब बच्चे को इंटरेस्टेड सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा, एक तो उसको पढ़ने में जो टाइम लग रहा है वो काफी कम हो जाएगा, और दूसरी बात वो उतना टाइम डिवोट करेगा जो एक नॉन इंटरेस्टेड सब्जेक्ट के अंदर उतना टाइम डिवोट नहीं कर पाता है। और आप अपने इंटरेस्ट का काम करते हो तो टाइम कहां जाता है आपको पता भी नहीं पड़ता है। तो अगेन दैट इज शुड नॉट ऑल्सो बी अ क्राइटेरिया टू डिसाइड कि हमको किस कैरियर पाथ के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। ओके सर, एंड मतलब ट्रेडिशनल जो करियर ऑप्शंस है लाइक डॉक्टर, लॉयर एंड इंजीनियर, व्हाट इनके अलावा व्हाट इमर्जिंग ऑप्शंस, करियर ऑप्शंस आर देयर व्हिच स्टूडेंट शुड नो अबाउट? कनिष्का देखिए, जैसे मैंने भी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि जनरली हम जब कोई स्ट्रीम चूज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही सारे के सारे ऑप्शंस हैं जो हमारे माइंड के अंदर आते हैं। ये ऑर्थोडॉक्स कैरियर ऑप्शंस हो गए हमारे लिए। अगर हम अनऑर्थोडॉक्स ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, क्योंकि जो आज का टाइम है वो ऐसा टाइम है कि द वर्ल्ड हैज नो लिमिट।
आज हम जर्नलिज्म की बात करें, हम मास कॉम की बात करें, हम डिजाइनिंग की बात करें, एआई के रिगार्डिंग बहुत सारे ऑप्शंस आज की डेट के अंदर हमारे पास में अवेलेबल हैं। तो जो उभरते हुए करियर पाथ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर जो लोग जनरली अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं उसके अंदर मास कॉम इज अ वेरी बेटर ऑप्शन। जर्नलिज्म के अंदर या हमारा जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसके बाद काफी सारे शोज आ रहे हैं, मूवीज बन रही है, उनके एज स्क्रिप्ट राइटर, एज स्क्रीन राइटर, मास कॉम वगैरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल होता है आगे। जर्नलिज्म में अगर आप जाना चाहते हैं, आप एंकर बनना चाहते हैं, आप अदरवाइज आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, आप इसी तरह की किसी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, तो भी मास कॉम अपने आप में एक बहुत अच्छा फील्ड है। तो अगर आप एक अच्छे राइटर हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कंटेंट को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, छोटी क्लास के अंदर अगर हम देखें कि हम कैसे देखें कि हम इस करियर पे आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं, तो अगर आप एक अच्छी स्टोरी राइट कर सकते हो, स्टोरी बिल्ड कर सकते हो, आप अच्छा ऐसे राइटिंग कर सकते हो, या आप नरेशन अच्छी कर सकते हो, जैसे आप अभी बहुत अच्छे से इस पॉडकास्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज अगर कोई बच्चा कर सकता है, उसका इंटरेस्ट अगर इस चीज के अंदर, तो मास कॉम कैन बी बेटर ऑप्शन। जर्नलिज्म अगेन एक नीश एरिया है जहां पे पर्टिकुलरली अगर आपको किसी टीवी चैनल को ज्वाइन करना हो, प्रिंट मीडिया को अगर आपको ज्वाइन करना हो, या आप एज एन एंकर अगर आप खुद को आगे देखते हैं, आपको लोगों के सामने आके बात करना, बोलना पसंद है, तो उस फील्ड को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको करंट अफेयर्स के बारे में अच्छा नॉलेज रहता है, आपको ओवरऑल हमारे आसपास में जो घटनाएं हो रही है, जो इवेंट्स हो रहे हैं, उनके बारे में आप अपडेटेड रहते हैं, तो ये फील्ड भी आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा डिजाइनिंग का जो ऑप्शन है वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आज के टाइम के अंदर। डिजाइनिंग में भी अलग अलग तरह की डिजाइनिंग होती है, जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग अपने आप में एक अच्छा फील्ड है, ज्वेलरी डिजाइनिंग अपने आप में एक बहुत अच्छा फील्ड है। इसके अलावा जो हमारा जितना भी फैशन डिजाइनिंग है वो बहुत अच्छा फील्ड है। तो अगर आपकी आर्ट अच्छी है, आपकी ड्राइंग अच्छी है, आप कुछ नए डिजाइन को सोच सकते हैं, आप कुछ इनोवेटिव आइडियाज डिजाइनिंग के अंदर कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई बहुत अलग से टेस्ट करने की खुद को जरूरत नहीं है। आज अगर आपके घर के अंदर भी आपको पता है कौन सी चीज कहाँ आनी चाहिए, किस कलर के साथ कौन सा कलर कंबाइन होगा, आपके ड्राइंग रूम में कौन सा कलर सूट करेगा, जहां लाइट आ रही है वहां कौन सा कलर रहेगा, जहां थोड़ा सा अंधेरा है वहां कौन सा कलर सूट करेगा, आपको फैशन की सेंस है तो आप इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। यस सो जैसा कि आपने बोला एआई भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। तो इन दिस जनरेशन एंड अपकमिंग जनरेशन हाउ मच रोल एआई एंड टेक्नोलॉजी प्ले? कनिष्का, आज की डेट के अंदर ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि एआई आगे आने वाले समय में किस तरह का रोल प्ले करेगा, क्योंकि एआई अभी भी एक अंडर एक्सप्लोर्ड एरिया है, और इसमें इतना स्कोप है कि जो आज हम सोच भी नहीं सकते हैं। जो चीज आज आप देख रहे हो, मेरे को लगता है कि एआई का जो हम यूज कर रहे हैं इट्स जस्ट 5 और 10%। आने वाले टाइम के अंदर जब पूरी तरीके से एआई एक्सप्लोर हो चुका होगा, एट दैट टाइम वो किस लेवल पे होगा आप और हम नहीं देख सकते हैं, और जो भी पर्सन एआई के साथ आगे बढ़ेगा वही पर्सन मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर खुद को जो चेंजेस होंगे, जो एनवायरमेंटल चेंजेस होंगे, जो ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज होगा, इकोनॉमिक एनवायरमेंट में चेंज होगा, उसको कॉप करने के लिए आपको एआई के साथ में चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक एग्जांपल देकर के आपको बताता हूँ। 90s में जब पीसीज आए थे, कंप्यूटर्स जब आए थे, सबसे पहले तो उससे पहले अगर हम लोग चलें और कोई ऐसा बोले कि एक ऐसा डिवाइस होगा जिसपे इस तरह की सारी वर्किंग होगी, तो लोग बिलीव ही नहीं करते थे। और बिलीव नहीं करने का रीजन है कि जो चीज आपने देखी नहीं है उसके ऊपर बिलीव हम जनरली नहीं कर पाते हैं। 90s के इरा के अंदर जब इंटरनेट इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं था, और आप पुराने इंटरव्यूज वगैरह भी देखेंगे, जैसे आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं उसी तरीके से पहले भी कुछ टीवी शोज होते थे जहां इस तरह से इंटरेक्शंस वगैरह होते थे। और आप उस टाइम के जो जैसे एप्पल हो गया, आईबीएम हो गया,
या गूगल हो गया, उस टाइम पे उनके जो सीईओज थे उनके इंटरव्यूज वगैरह को अगर आप देखेंगे तो जब वो क्वेश्चन बोलते थे तो जो इंटरव्यूअर होता था वो उनके क्वेश्चंस को बिलीव नहीं कर पाता था। जैसे आज ईमेल इज अ वेरी 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 कॉमन थिंग, लेकिन आई थिंक 94-96 के आसपास का यूएसए का एक इसी तरह का इंटरव्यू है, एक शो चला करता था, मेरे को नाम स्लिप हुआ अभी, आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको उसकी क्लिप्स मिल जाएगी। तो जब वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया कि किस तरीके से चीजें आगे जाएगी, तो ये बताया गया कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू हम एक दूसरे को मैसेज करेंगे, आपके पास मैसेज पहुंच जाएंगे और बड़े क्विकली मैसेज पहुंच जाएंगे, या एक कुछ ऐसा नेटवर्क बनेगा जिस नेटवर्क के थ्रू हमारा डेटा या हमारा सारा कंटेंट बहुत जल्दी शेयर हो जाएगा। तो जो इंटरव्यूअर थे वो इस बात को बिलीव, देवर इन एन ऑ कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो आज जो एआई का फील्ड हम देख रहे हैं वो बहुत अंडर एक्सप्लोर्ड है और आने वाला टाइम इतना वास्ट होने वाला है जो आज हम अज्यूम भी नहीं कर सकते, और शायद तक मैं आपके इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर भी नहीं दे सकता कि एआई किस लेवल पर जाकर के काम करेगा। लेकिन जो एक क्वेश्चन आज की डेट के अंदर जनरली लोगों के माइंड में, जहां ये कहा जाता है कि एआई बहुत सारे जो प्रोफेशंस हैं, बहुत सारे करियर हैं, उनको किल कर देगा। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि जॉब चली जाएगी या करियर किल हो जाएंगे, क्योंकि ये सेम चीज कंप्यूटर्स के लिए बोला जाता था। इंडिया जैसे कंट्री के अंदर इसका विरोध किया जाता था, इसको अपोज किया जाता था कि नहीं, कंप्यूटर्स को हम एंटर नहीं करने देंगे, बिकॉज अगर ये होगा तो बहुत सारे हमारे जो जॉब है वो खत्म हो जाएंगे, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। उन्होंने, कंप्यूटर ने जॉब बढ़ाई है, जॉब कम नहीं करी है, उसने किसी भी फील्ड को खत्म नहीं किया है, उसने एज अ सिनर्जी उनको एडिशन प्रोवाइड कराए हैं। सेम एआई भी मेरे को नहीं लगता किसी फील्ड को खत्म करेगा या जॉब्स को खत्म करेगा। हाँ, जॉब शिफ्ट हो सकता है कि अभी जिन एरियाज में जॉब जनरली लोग कर रहे हैं वो शिफ्ट होकर के दूसरे फील्ड के अंदर चले जाएंगे। आज के टाइम के अंदर बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज हैं या बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स हैं जो एआई आपको सिखाते हैं, एआई के रिगार्डिंग आपको काफी सारी चीजें बताते हैं, और एज प्रोफेशन, एज ब्रेड एंड बटर बहुत सारे लोग ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना चुके हैं और इसी के थ्रू चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आने वाला फील्ड एआई का है, अगर कोई इसको झुटलाता है तो मेरे ख्याल से वो आंखें बंद करके बैठा है। इसी फील्ड को आप फाइट नहीं कर सकते हो, आपको सीखना है और हैंड बाय हैंड आपको इसके अंदर आगे चलना पड़ेगा। Okay. So, my one question is that if any student is good at studies, Yeah. but not disciplined, Yeah. so is it good or not? कनिष्का, देखिए, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट स्टडी, डिसिप्लिन इज अबाउट योर लाइफ। डिसिप्लिन केवल आपकी पढ़ाई में काम नहीं आता, डिसिप्लिन आपकी लाइफ के हर फील्ड के अंदर काम आता है। आपका माइंड अच्छा है, माइंड शार्प है, भगवान की देन है, उसके लिए आपको भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, ऑलमाइटी को थैंक्स करना चाहिए आपको। छोटी क्लासेस जो होती है, आज 9th-10th के बच्चे को ऐसा लगता है कि हम ऑलरेडी बहुत बड़ी क्लास में आ चुके हैं, लेकिन आगे का जो फील्ड है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ये बहुत बड़ा फील्ड, आप बहुत बड़े नहीं हुए अभी तक। तो अभी तो इतना पढ़ाई का लोड भी नहीं है आपके ऊपर, स्टडीज का लोड भी नहीं है। आज जो आप कर रहे हो, आपका माइंड शार्प है, आपने थोड़ा पढ़ा, आपको ग्रेस्प हुआ, आप आगे बढ़ गए, चलेगा। लेकिन आगे आप जिस भी फील्ड में जाते हैं, अगर आप किसी भी अच्छे फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका हार्ड वर्किंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हार्ड वर्किंग वही पर्सन हो सकता है जो डिसिप्लिन है अपनी लाइफ के अंदर। तो इट्स नॉट अबाउट स्टडीज। इवन अगर आप शॉप पे भी हैं, आपको बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई इनोवेटर हैं, आप कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, आप एक नॉर्मल शॉप पे हैं, आप अपने फोर फादर्स का जो बिजनेस है उसी को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं होंगे, अगर आपके अंदर उस काम को करने का जज्बा नहीं होगा, तो देखिए आप किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इसीलिए अभी थोड़े दिन पहले एक इवेंट हुआ था, उसके अंदर मैं जब बच्चों से बात कर रहा था तो मैंने ये कहा था कि लाइफ में देखिए, किसी अच्छे फील्ड में अगर आप बुरा परफॉर्म करेंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, लेकिन आप किसी एवरेज या मीडियोकर फील्ड के अंदर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप उस फील्ड के टॉप पे पहुंचेंगे और आप सेटिस्फाई भी रहेंगे और एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में जाने जाएंगे। तो किसी अच्छे काम को बुरी तरीके से करने से मच बेटर है आप किसी एवरेज काम को अच्छे तरीके से करें, आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। Yes, sir, absolutely. So, how should a student manage self-study, coaching and school?
सी कनिष्का, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि लाइफ में कैसे चीजों को हम मैनेज करें, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। आज हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उनके पास इतना वर्क है, इतना वर्क है, इतना वर्क है कि 24 आवर्स भी एक्चुअल में जेन्युइनली हम लोग देखें तो उनको कम पड़ता है। आज इन्फोसिस के हमारे जो फाउंडर हैं नारायण मूर्ति सर, या और जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, या और जितने भी पर्सन हैं, उनकी लाइफ में डेली रूटीन में इतना काम होता है, इतना काम होता है जिसकी हद नहीं। देखिए वो भी मैनेज करते हैं। तो अगर हम ये बहाना करें कि हमारे पास टाइम नहीं है, या हमारे पास चीजों को बैलेंस करने के लिए हम फेड अप हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा अनजस्टिफाइड बात होती। प्रायोरिटी की, आप लाइफ में प्रायोरिटी किसको बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास उस चीज के लिए टाइम है या फिर नहीं है। देखिए स्कूल तो आना ही है, उसके लिए तो कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। कोचिंग जरूरी नहीं है, अगर आपको जरूरत लगती है तो आपको जाना है, नहीं लगती तो आपको नहीं जाना है। सेल्फ स्टडी आपको करनी ही करनी है, उसके लिए कोई दूसरा और ऑप्शन अवेलेबल है नहीं। लेकिन देखिए आज 5 to 6 आवर का आपका स्कूल है, अगर हम 24 आवर्स का हमारा रूटीन देखें तो उसमें 5 to 6 आवर्स का हमारा स्कूल रहता है। आप घर गए, हाफ एन आवर टू 1 आवर आपको रिफ्रेश होने के लिए चाहिए होता है, खाना वगैरह खाने के लिए चाहिए होता है। हम कोचिंग का भी अगर आप माने तो 1-2 घंटे की कोचिंग भी अगर हम निकाल लें तो अराउंड 8 to 9 आवर्स के अंदर आप इन सारी चीजों को कवर कर सकते हैं। डेली अगर हम हमारा जो स्लीप रूटीन अगर देखें तो आई थिंक 7 आवर्स के आसपास का टाइम अपने आप में इनफ होता है, जहां पर आपकी बॉडी सेल्स जो है वो रिकवर हो जाते हैं और आपका माइंड भी बिल्कुल रिफ्रेश हो सकता है। आप 9 + 7 आवर्स अगर ऐड कर लें तो ये होते हैं अराउंड 16 आवर्स। अब 16 आवर्स के बाद में भी आपके पास में 8 घंटे बच रहे हैं। उन 8 घंटे के अंदर देखिए, मैं कभी ये नहीं कहता कोई 8 घंटे पूरे के पूरे आपको पढ़ाई में देने चाहिए, बिकॉज अगर आप लाइफ में केवल स्टडीज ही करते रहेंगे तो आप बोर हो जाएंगे और एक टाइम के बाद में आप रिलेक्टेंट हो जाएंगे पढ़ाई के लिए। लाइफ में बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको जो भी चीज अच्छी लगती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पेरेंट्स के साथ बात करना अच्छा लगता है, और जो अच्छा लगना भी चाहिए, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड होना ही चाहिए, आपको डेली 1 से 1.5 घंटा 1 to 2 आवर्स अराउंड यू शुड स्पेंड विद योर फैमिली। आज के टाइम पे अगर हम ये बोलें कि आप मोबाइल बिल्कुल ना देखें तो भी मे बी थोड़ा सा अनजस्टिफाइड हो जाए, क्योंकि फिर हो सकता है कि आप टोटली उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन आप 2 घंटे तक लगातार आप कोई गेम खेल रहे हैं, या आप यूट्यूब एक्सप्लोर कर रहे हैं, या आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं, देखिए वो गलत हो जाता है। आप अपना टाइम रूटीन बांधें कि मैं डेली मेरे को ये चीज अच्छी लगती है, मेरे को ये शो अच्छा लगता है, मेरे को ये कंटेंट अच्छा लगता है, मैं हाफ एन आवर इसको देखूंगी, 1 घंटा मैं इसको देखूंगी। मेरे को कोई गेम खेलना अच्छा लगता है पीसी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, आपके सेलफोन्स के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, आप आधा घंटा 45 मिनट्स तक आप उसको दें। आप किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे और इवन आपकी फैमिली भी सपोर्ट करेगी आपकी, कोई मना नहीं करेगा आपको। अगर आपको बाहर घूमने जाना पसंद है, डेली हाफ एन आवर टू 1 आवर आप अपनी एक्टिविटीज के लिए भी निकालें। आप 3 घंटे से लेकर के 3.5 आवर्स तक आप खुद के लिए निकालें, जो काम आपको अच्छा लगता है वो काम करें। लेकिन डिपेंड ऑन आपका स्टडी का प्रेशर कितना है, आपको डेली 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए एटलीस्ट स्पेंड करने चाहिए। और आप 3 से 4 घंटे नहीं भी कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट 2 आवर्स तो आपको स्टडीज के लिए 2 to 3 आवर्स डेली बेसिस पे देने चाहिए। आपके एग्जाम्स है तो ऑब्वियसली बात है आपको एक्स्ट्रा टाइम देना ही पड़ेगा, बट अराउंड 2 to 3 आवर्स आपको डेली जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ना, उसको खुद से कवर करना, मे बी नोट्स बनाना, मे बी थोड़ा सा रिकॉल करना, ये चीज करनी जरूरी है। और जैसा मैंने आपको बताया, आप अगर वो करते हैं तो भी आपको कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी प्लस स्कूल के साथ में भी खुद की हॉबीज के लिए, खुद के शौक पूरे करने के लिए इनफ टाइम अवेलेबल रहेगा। बस लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। So, what is the impact of friend circle in students' life? देखिए कनिष्का, स्टूडेंट्स ये जो आपका फेज होता है, जो लाइफ फेज होता है 15 to 21 ईयर और 22 ईयर्स का जो हमारा लाइफ फेज होता है, उस लाइफ फेज के अंदर कनिष्का हम लोग है ना तो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, ना बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ये समय ऐसा होता है, टाइम ऐसा होता है जब बच्चा खुद को ऐसा समझता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट भी हूं, और होते भी हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं होते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि हमने दुनिया एक्सप्लोर कर ली, हमको सारी चीजें पता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि वो इतने बड़े नहीं हुए कि वो सारी चीजों को
डेप्थ में समझ सके। फ्रेंड सर्किल आपको इंस्पायर करने का काम करता है। अगर आपका फ्रेंड सर्किल ऐसा है जो थोड़ा सा कुछ ऐसी एक्टिविटीज में लगा हुआ है जो इस एज में होनी नहीं चाहिए, तो देखिए फिर खुद पे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि मेरे हिसाब से खुद को रोकने वाला और खुद को आगे बढ़ाने वाला एक ही पर्सन है, और वो है हम खुद। आपके सराउंडिंग जितने भी लोग हैं वो कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आपने डिसाइड किया कि मेरे को ये नहीं करना, मुझे नहीं करना, तो आप वो काम नहीं करोगे। तो सेल्फ कंट्रोल होना, सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन फिर भी आपके सर्किल की वजह से, आपके फ्रेंड्स की वजह से आपका किसी ऐसे जगह में जाना जहां आपको नहीं जाना चाहिए, उसके चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग एक कहावत भी बोलते हैं कि इफ देयर इज अ बैड एप्पल वो इट विल रोटन ऑल एप्पल्स। तो एक खराब चीज जो होगी वो सबको बिगाड़ने की कैपेसिटी रखती है। और ये समय ऐसा है, ये टाइम, आपका एज ग्रुप ऐसा है कि इसके अंदर जनरली हम लोग थोड़ी सी जो काम हमको नहीं करना चाहिए उन चीजों की तरफ थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन होते हैं। तो ये आपको समझ होनी चाहिए कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या कह रही है। उस पीयर प्रेशर में, उस भीड़ के प्रेशर में आने की बजाय आपको ये सोचना चाहिए कि ये चीज मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे लिए, वेदर इट इज गुड और बैड। और मैं एक चीज बताता हूँ, थोड़ा सा आज के टाइम के अंदर जो बच्चे होते हैं वो ऐसा समझते हैं कि जो स्टर्डनेस है वो इस चीज के अंदर है कि भाई इफ यू डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, और आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आप फैशन करके घूम रहे हैं। लेकिन देखिए, सबसे ज्यादा स्टड वो पर्सन होता है जो खुद के लिए स्टैंड करता है, जो खुद को सही रास्ते के ऊपर बना करके रखता है। गलत चीज पे डाइवर्ट होना तो बड़ा आसान है, लेकिन असली कंट्रोल वो है, या असली ह्यूमन बीइंग वो है जो सारे ऑड्स के होते हुए भी खुद को एक सही रास्ते के ऊपर लेकर के चले। तो फ्रेंड सर्किल रोल प्ले करता है, नो डाउट अबाउट दैट, बट मेरे ख्याल से सेल्फ कंट्रोल सबसे बड़ी चीज होती है। यस। तो एक एग्जांपल देखिए होता है कि जैसे कोई स्टूडेंट एवरेज स्टडी में जी, बट he or she want a bright future. Yeah. So what should he do? देखिए कनिष्का, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। जैसे मैं भी आपको बता रहा था कि 10th तक जब आप पढ़ते हैं तो आपको कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, कुछ में आपका इंटरेस्ट होता है, कुछ में आपका इंटरेस्ट नहीं होता। तो आप जब बोल रहे हैं एवरेज स्टूडेंट, तो यहाँ एवरेज से हमारा मतलब है आप मार्क्स के बेसिस पे जज कर रहे हैं किसी भी पर्सन को। और मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं जहां पर इनिशियल फेज के अंदर बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं होता, या मे बी इंटरेस्ट नहीं होता, या उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। लेकिन जब उसको, कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, तो जिस दिन वो रियलाइज करता है कि मेरा पोटेंशियल क्या है या मेरे को किस लेवल पे हार्ड वर्क करना चाहिए, वो किसी भी फील्ड को के अंदर आगे बढ़ सकता है। अभी मैं आपको देखिए, मैं कुछ ऐसे कोशिश करता हूं, मैं जब भी बच्चों से बात करता हूं कि मैं जनरल रखूं अपनी बातचीत को। तभी 12th फेल करके एक मूवी आई है, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, मे बी आपको भी उसके बारे में पता है, जहां पे एक पर्सन है, वो आईपीएस ऑफिसर तक का आप उनकी जर्नी बताई गई है, और बताया गया है कि किस बैकग्राउंड से कितनी प्रॉब्लम वाले बैकग्राउंड के साथ में वो आगे आए हैं, और किन किन स्ट्रगल्स के साथ में वो आगे आए। आज हमारे पास में सब कुछ है, देखिए आज आप फैमिली है, हम लोग को जो भी आपको चाहिए सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट है आपके पास, पढ़ाई को लेकर के सब कुछ है। लेकिन अगर आप उनको देखें तो उनके पास में कुछ भी नहीं था, और इवन 12th तक उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे नहीं थे, और बड़ी मुश्किल से पास होते थे। थिंग्स वर वेरी ऑड फॉर हिम। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे काम करना है, और इसको करने के लिए मुझे क्या क्या किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना है, किस तरीके से मेरे ईयर्स को प्लान करना है, तो आज हम सब देख रहे हैं कि नीरज सर जो है किस लेवल पे पहुंच गए हैं। मैं टीचिंग फील्ड के अंदर भी हूं, मैंने यहाँ भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जब बच्चा 10th तक 12th तक बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब उसको रियलाइज हुआ कि यार इसी तरीके से अगर लाइफ चलेगी तो मैं कहाँ आगे पहुंचूंगा,
इट विल बी अ डेड एंड, खत्म हो जाएगी चीजें। तो जिस लेवल से आपको ये रियलाइज होता है, आप अपना काम चालू करते हैं, आप हार्ड स्टडीज चालू करते हैं, उसके बाद फिर एवरेज और इंटेलिजेंसी वाला कोई क्राइटेरिया नहीं रह जाता है। और मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को केवल उसके मार्क्स के बेसिस पे जज करना, ये भी अपने आप में एक बहुत गलत चीज है। Yes, sir. So, do you want to share any success story of any student who choose unconventional career? देखिए, अनकन्वेंशनल करियर करियर तो कोई अनकन्वेंशनल नहीं हो सकता। जर्नी जरूर अनकन्वेंशनल हो सकती है, स्टार्टिंग जरूर अनकन्वेंशनल हो सकती है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है, थ्रू आउट वो हमारे पास में पढ़ा है, कृष पगारिया नाम है उनका, और कई सारी पॉडकास्ट में, बहुत हायर लेवल पे पॉडकास्ट है उनके अंदर भी उन्होंने कई जगह पे ग्रेटिट्यूड कहा है मेरे को। कृष पगारिया का अगर हम 10th तक का जर्नी देखें तो वेरी एवरेज स्टूडेंट, और परसेंटेज भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थे। इवन जब उन्होंने 11th 12th कॉमर्स लेके आगे किया तब भी कोई बहुत ज्यादा उनके परसेंटेज अच्छे नहीं थे, एवरेज स्टूडेंट हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से। जब उन्होंने डिसाइड किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ही केम टू मी कि सर आफ्टर 12th मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या करना चाहते हैं? तो उनका थोड़ा सा इंटेंशन एमबीए की तरफ था कि मेरे को एमबीए करना है। रीजन वही था कि कॉमर्स स्टूडेंट थे, सीए को लेकर के भी इच्छा थी, लेकिन थोड़ा सा उनके दिमाग में ये था कि सर टफ पड़ता है और परसेंटेज एंड ऑल। जो उनके साथ ऑड्स थे मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखिए एमबीए आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि एमबीए थोड़ा सा कॉस्टली कोर्स हम कह सकते हैं, और जो उनकी पर्सनालिटी थी उसके हिसाब से मेरे को एमबीए उनके लिए सुटेबल लगा नहीं। मैंने उनको सीए का सजेशन दिया था, तो ही सेड कि सर मार्क्स ऐसे हैं और मैं कैसे कंटिन्यू करूंगा चीजों को। तो मैंने वो उस दिन समझा था, मैंने कहा देखो क्रिस, जिस दिन आपको समझ में आ गया कि दिस इज द ओनली थिंग जो कि मेरे पास में है, मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, आप इस चीज को पाने के लिए इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे कि आपके पुराने परसेंटेज कोई मायने नहीं रखेंगे कि आपने 10th में क्या स्कोर किया, 9th में क्या स्कोर किया, 11th में क्या स्कोर किया, 12th में क्या स्कोर किया। थोड़ा डिस्कशन हुआ इसी बारे में आगे, मेरी बात मान के बाकी चीजें जो भी थी उन्होंने बाकी फैकल्टी से भी डिस्कस किया, अपनी फैमिली में भी डिस्कशन किया, और डिस्कशन करके उन्होंने सीए को परसू करने का सोचा। हालांकि उनके मन में ये डर हमेशा था कि भाई कैसे करेंगे कैसे करेंगे, लेकिन उस पर्सन का, उस बच्चे का हार्डवर्क इतना जबरदस्त था, उसकी पूरी लाइफ जर्नी के अंदर मैं साथ में रहा हूँ टिल सीए फाइनल। इवन आज वो अमेजोन के अंदर, बेंगलोर के अंदर जॉब है उनका, बहुत अच्छे पैकेज के ऊपर है, बहुत अच्छे लेवल के ऊपर पहुंचे हुए हैं वो आज। टिल द एंड आई वाज देयर विद इन हिज जर्नी। फर्स्ट शॉट में उन्होंने सीए के सारे जो लेवल होते हैं, तीनों लेवल, चाहे वो सीए फाउंडेशन हो, चाहे सीए इंटर हो, चाहे सीए फाइनल हो, वो क्रैक किया उन्होंने। इन बिटवीन उनके हेल्थ इश्यूज भी हो गए थे, सिंगल मदर है, तो मदर के साथ में भी, सिंगल मदर है तो ऑब्वियसली बात है काफी सारी प्रॉब्लम्स रहती है, फाइनेंशियल ऑर्डर्स भी रहते हैं, लेकिन उनकी मदर ने कभी उनको किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी, हर तरफ बैक किया उनको। और उस बच्चे का भी बहुत हार्डवर्क था, उनका एक्सीडेंट हो गया था ड्यूरिंग हिज एग्जाम टाइम, तबियत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन ट्रू फाइटर जिसको बोलते हैं वो बनकर के आगे निकला। अगेन आज जब हम बात करें कि जिस एरिया को उन्होंने एज अ कैरियर चूज किया है, एज अपना जॉब फील्ड चूज किया है, वो भी अपने आप में एक अनऑर्थोडॉक्स फील्ड है। तो उनका शुरू से था कि मेरे को जनरली हमारे यहाँ से जो बच्चे जाते हैं अहमदाबाद या मुंबई जाकर के रुक जाते हैं कहीं ना कहीं, बट उनका था कि आई हैव टू गो टू बेंगलुरु बिकॉज ऑफ स्टार्टअप्स हैं, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस हैं। तो आप उनकी जर्नी को देखें तो आज कोई उनसे ये नहीं पूछता कि कृष्ण तुम्हारे 10th में क्या परसेंटेज थे, तुम्हारे 12th में क्या परसेंटेज थे, और इवन आज तो कोई ये भी नहीं पूछेगा कि तुमने कितने अटेम्प्ट के अंदर तुम्हारा सीए क्लियर किया। 21 ईयर्स की एज के अंदर ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, 21 साल बहुत कम एज होती है, उसके अंदर आपका इतने बड़े लेवल के एग्जाम को क्रैक करना, फर्स्ट शॉट में क्रैक करना, और बहुत जल्दी इतना अच्छा पैकेज लेना, इतनी अच्छी कंपनी में जाना,
आप मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आप देखते हैं तो जोश टॉक्स करके एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, मे बी आपने भी देखा होगा, उसके ऊपर उनका पूरा का पूरा लेक्चर कह दो, इंटरव्यू कह दो, जो भी है, उनकी लाइफ जर्नी उनके खुद के शब्दों के अंदर उन्होंने बताई है, वो आपको देखनी चाहिए। ट्रू इंस्पिरेशन आपको वहां से मिलेगा कि किस तरीके से उस पर्सन ने हर ऑड के बाद में उस चीज को एग्जीक्यूट किया है। ओके सर, एंड मतलब हार्ड वर्क मैटर्स। यस। So, how should a student to control his or her peer pressure before the competitive exam? देखिए, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर हमेशा होता ही होता है जब भी आप किसी अच्छे काम को करने के लिए जाते हैं। आज कनिष्का, जब आप और मैं हम इस पॉडकास्ट के अंदर हैं, तो इसको करने से पहले भी कुछ थॉट्स आपके माइंड में भी होंगे, कुछ थॉट्स मेरे माइंड के अंदर भी होंगे। तो जब आप किसी भी अच्छे काम को करने के लिए जाते हैं, तो फेलियर का एक थॉट कहीं ना कहीं माइंड में रहता ही रहता है, और वो थॉट कुछ हद तक आपको करता है हार्डवर्क करने के लिए, क्योंकि अगर आपके मन में डर नहीं होगा तो आप उतना हार्डवर्क कर नहीं पाएंगे। लेकिन देखिए, दिक्कत वहां हो जाती है जब हम उस डर को हमारे ऊपर हावी कर देते हैं। परफॉर्मेंस प्रेशर जब आपके ऊपर आ जाता है, रिजल्ट प्रेशर जब आपके ऊपर आ जाता है, तो आप परफॉर्म करने वाले हो, आप एक बहुत अच्छे परफॉर्मर हो, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं जाकर के क्रैक हो जाते हैं। तो सबसे पहले एक गीता का हमारा सार भी यही है कि भाई कर्म की इच्छा करो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। सेम चीज एक मंत्र मैं बच्चों को देना चाहूंगा कि देखिए, आप हार्डवर्क करें, सूनर और लेटर आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। दिक्कत क्या होती है कि हम उस जर्नी से घबराते हैं जिस जर्नी को हमको गो थ्रू करना होता है, या कई बार हमको एक थोड़ा सा, जैसे हम सोचते हैं कि यार IAS ऑफिसर होते हैं, वो जब बन जाते हैं तो हम देखते हैं कि गाड़ी मिलती है उनको, और उनको लाल बत्ती मिल जाती है, सर्वेंट्स वगैरह मिल जाते हैं, लोग आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि उस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए उनके ऊपर कितना हद तक प्रेशर है। तो जो चार्म है वो तो हमको नजर आता है, लेकिन किसी भी चीज के पीछे का स्ट्रगल हमको नजर नहीं आता। तो हम जल्दबाजी में या बिना खुद के पोटेंशियल्स को जाने हम उस फील्ड के अंदर एंटर कर जाते हैं, लेकिन जब हमको उसकी रियलिटीज पता पड़ती है, तो हमको रियलाइज होता है कि यार, मे बी वी आर नॉट मेंट फॉर दिस थिंग। तो पहले तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं। अगेन मैं वही बात बोलूंगा कि सब जने किसी काम को कर रहे हैं तो हम भी वही काम करें, ऐसा जरूरी नहीं है। मे बी आप स्टडीज में अच्छे हो सकते हैं, मे बी आप बिजनेस में अच्छे हो सकते हैं, मे बी आप मार्केटिंग में अच्छे हो सकते हैं, मे बी आप बैक ऑफिस में अच्छे हो सकते हैं, मे बी आप बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे कैरियर काउंसलर हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं। आपको अपना पोटेंशियल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आप उस पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करके अपने इंटरेस्ट के फील्ड के अंदर आगे बढ़े, ये प्रेशर काफी हद तक कम हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि जीरो हो जाएगा, जीरो कभी नहीं होता, थोड़ा बहुत प्रेशर सबके ऊपर रहता है, बट हाँ, आप इसको रिड्यूस जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा योगा या प्राणायाम, मैं इसमें बहुत बिलीव करता हूं। जब भी आपको अपनी नर्व्स आउट ऑफ कंट्रोल लगती है, ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं, आप थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करें, आपके दिमाग में जो थॉट्स हैं उनके ऊपर आप ब्रेक लगाएं, 20 to 21 टाइम्स आप डीप ब्रीदिंग करें, आप अपने थॉट्स को ब्रेक लगाएं, आप किसी और चीज को सोचने की कोशिश करें। एक बार जो थॉट प्रोसेस आपके माइंड में चल रहा है, अगर वो ब्रेक हो जाता है, तो ब्रेक होते ही आप थोड़ा सा, यू विल बी अ बिट कामर, आप थोड़े से काम हो जाते हैं, आपकी जो नर्व है वापस आपके कंट्रोल में आ जाती है, देन फिर आप अपनी चीजों को कंटिन्यू कर सकते हैं। Okay, sir. So that brings us to the end of this conversation. This is unforgettable, sir. Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच कनिष्का, एंड आई थिंक जो मैं मास कॉम वाली बात कर रहा था, जिस तरीके से आपने इस पॉडकास्ट को एग्जीक्यूट किया है, यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल, थैंक यू सो मच। और मे बी आपने मेरे को कंफर्टेबल बना दिया इस पॉडकास्ट के अंदर, सो थैंक यू सो मच अगेन टू यू एंड टू वेदांत स्कूल फॉर दिस होल। थैंक यू सो मच। So stay focused and keep moving forward.